हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जहां पे आप लोगों को यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 1 बजे कवर कर रहे हैं हम लोग आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। जो बीपीएससी का एग्जाम का पैटर्न है उसमें आप लोग देखे होंगे कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो भी क्लासेस करवाती हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जो टीआरई 1, 2, 3 में पूछा गया है उसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, जो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आपको सोशियोलॉजी का तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट की, यानी कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो सोशियोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो स्टडी मटेरियल रहेंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी रहेगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें, कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, आप किसी भी स्टेट का देख लीजिए, उसमें जो सिलेबस मेंशन किया गया उससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। तो उनकी तैयारी भी हम लोगों को बेहतर करके जाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जैसे हम लोग उसको टैकल कर सकें। प्लस आप लोगों को पेपर 2 का स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि जीके जीएस का पोर्शन रहेगा। वो आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड रहेगा। प्लस मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए हम टेलीग्राम पे टेस्ट भी लेते हैं। वैसे स्टूडेंट जो टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जिस दिन आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन आप लोगों का नोटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, उस दिन से मैं आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी, जहाँ पे किसी दिन हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, किसी दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि अभी आप लोग पूरा जो कंप्लीट मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी उसको आप लोग पढ़ते जाइए, उसको याद करते जाइए। फिर जिस दिन से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से लेकर आप लोगों का सैटरडे तक डेली आप लोग टेस्ट देते जाइए, जब तक एग्जाम नहीं हो। एग्जाम के एक दिन पहले तक आप लोगों का टेस्ट होगा। इससे आप लोगों का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों का ही प्रैक्टिस हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आपको फिर बाद में कोई एक्स्ट्रा चार्ज का डिमांड किया जाएगा। वो आप लोग इस एक बार में ही आप लोगों को पेड ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, उसके बाद वो फ्री रहेगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लोग को नहीं लगेगा। तो देखिए आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ दिनों से कमेंट आ रहा था कि मैम टीआरई 1, 2, 3 के क्वेश्चंस को प्लीज़ एक बार कवर करवाइए और बताइए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आज का क्लास है जो बीपीएससी टीआरई 1.0 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और देखिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न का मैं बात कर दूं तो टोटल आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो 150 क्वेश्चन रहता है। 1 से लेकर 30 तक का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका हिंदी इंग्लिश का पोर्शन का रहता है, जिसमें क्वालिफाई करना सिर्फ रहता है। फिर आपका जो 40 क्वेश्चन रहता है वो आपका रहता है जीके जीएस का रहता है। और 41 से क्वेश्चन लेकर आपका जो 80 को मतलब टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सोशियोलॉजी में आपको टोटल जो 80 क्वेश्चन रहते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, आपका टोटल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 120 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। मतलब अप्रोक्स जो आपका जो पेपर 3 का क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ऑफिशियल आपका क्वेश्चन बुकलेट है, ये टीआरई 1 का है। और क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो जाएगा, 120 तक के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, विशुद्ध समाजशास्त्र जो टीआरई का एग्जाम का पैटर्न है, इसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 3 तो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, चौथा नंबर ऑप्शन रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक,
और 5वां नंबर आता है इनमें से कोई नहीं। तो उस हिसाब से आपको अपना थोड़ा सोच विचार करके जो सटीक आंसर है उसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा। विशुद्ध समाजशास्त्र मतलब हो गया आपका प्योर सोशियोलॉजी, मतलब शुद्ध से भी शुद्ध। विशुद्ध का मतलब आप उसको नेगेटिव में नहीं लीजिएगा, विशुद्ध का मतलब हो गया शुद्ध से भी शुद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जैसे आपके 3 ऑप्शन है कि रॉबर्ट पार्ट, लेस्टर, एफ वर्ड और स्पेंसर। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस्टर एफ वर्ड। कौन हो जाएंगे? लेस्टर एफ वर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। क्या बोल रहा है कि मानव समाज का जो विज्ञान है वो अपनी अत्यंत शैशवावस्था में। आपके ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रेडक्लिफ ब्राउन, गिन्सबर्ग, एलेक्स इंकल्स और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसने कहा था? रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। एलेक्स इंकल्स की बात की जाए तो इनकी बुक का नाम क्या था? व्हाट इज सोशियोलॉजी। इनकी बुक का नाम क्या था? व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज सोशियोलॉजी। और रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा था कि मानव समाज का जो विज्ञान है वो अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। ब्राउन कौन थे? तो वो एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। ब्राउन कौन थे? एक ब्रिटिश समाज शास्त्री थे। ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और समाजशास्त्री होने के साथ वो मानव विज्ञानी भी थी और उन्होंने समाजशास्त्र एवं मानव विज्ञान का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का सिद्धांत भी वे दिए थे, यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक का सिद्धांत, उसके लिए वे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और उनका मानना था, उन्होंने अपना जो काम किया था ये इस पर समझने को केंद्रित किया था कि जो समाज की संरचनाएं हैं वो समाज को स्थिर और निरंतरता किस प्रकार से देती है, किस प्रकार से निरंतरता को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि पूर्वगामी सर्वेक्षण, ठीक है, को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया था? किसको? पूर्वगामी सर्वेक्षण को। अब पूर्वगामी सर्वेक्षण का इंग्लिश क्या होता है? तो इसको बोला जाता है पायलट सर्वे। क्या बोला गया कि ये क्या है? तो जो मुख्य सर्वे है, जो मेन सर्वे है, उसका लघु प्रतिरूप है। अब हम लोग को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्वगामी सर्वेक्षण आखिर होता है क्या। मान लीजिए कि जैसे कोई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, नई योजना को चलाने से पहले कोई एक, जैसे झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे तेजस्विनी योजना, जो बालिकाओं कर किशोर बालिकाओं उन लोग को शिक्षित करने के लिए तेजस्वी योजना चलाएगी। अब इसको झारखंड में, पूरे झारखंड राज्य में लागू करना है। तो एक साथ लागू करने के बाद कैसा वो चलेगा, ठीक से चलेगा नहीं कर चलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया कि कोई एक जिले में पहले स्टार्ट किया गया। मान लीजिए पहले दुमका जिला में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है, वहाँ पे तेजस्वी योजना को चलाया गया, देखा गया कि हाँ ये सटीक है, ये ठीक प्रकार से चल रहा है, इससे लड़कियाँ जो किशोर बालिकाएं हैं वो जुड़ रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो फिर इस चीज़ को और प्रोसेस को फिर आगे बाकी के जितने झारखंड के अंतर्गत जितने भी जिले उसमें उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो जो पहले जिस जिले में स्टार्ट किया जाता है उसी को बोला जाता है पूर्वगामी सर्वेक्षण, यानी कि पायलट सर्वे बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो अवधारणा है, ये नाम किसने, किनके द्वारा दिया गया था? तो ये जो नाम है ये दिया गया था आपका C.A. मोजर के द्वारा। किनके द्वारा? C.A. मोजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि समाज की विशेषता है, समाज का क्या कैरेक्टराइज्ड है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक रूपता और विविधता का अभाव, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं, अलगाव और सामाजिक अंतःक्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आप बताइए समाज की विशेषता, ठीक है। तो देखिए समाज का विशेषता क्या हो जाएगा? तो ये साझा मानदंड को फॉलो करता है, मूल्य, सबका अपना मूल्य रहता है, सांस्कृतिक प्रथाओं को फॉलो करता है। तो समाज क्या है? ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, ये इनका गुण है। और ये सभी रहने के कारण क्या होता है, समाज एक संगठन के रूप में, एक समूह के रूप में कार्य करता है, ठीक है, सुचारू रूप से कार्य करता है। समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा? तो मानदंड और मूल्यों को एक सिस्टम के रूप में
वो विकास करता है और उसको फॉलो करता है। समाज के अंतर्गत समाज की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान रहती है और ये उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे समाज का जो मूल्य है, उसके जो विश्वास है, उसके जो रीति रिवाज हैं, उसके जो परंपराएं हैं, ठीक है, समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो लोगों का संग्रह है, उनकी जो आदतें हैं वो क्या होती हैं, एक तरह से क्या होती हैं, उनका संरक्षण किया जाता है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें हस्तांतरित होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। समाजमिति मतलब सोशियोमेट्री, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था, तो J.L. मोरिनो के द्वारा। किनके द्वारा, J.L. मोरिनो के द्वारा। अब है कि हम लोग समझ लेते हैं कि समाजमिति आखिर होता क्या है। तो देखिए, समाजमिति इसका उपयोग एक समूह के भीतर सामाजिक संबंधों को और उसकी गतिशीलताओं को अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोशियोमेट्री का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्व, सामुदायिक भाव के कितने तत्व होते हैं, तो सामुदायिक भाव के 3 तत्व होते हैं। हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और आश्रिता का भाव, ये सामुदायिक भाव के 3 तत्व हो गए। तो किसने इसके संदर्भ में बात की है, तो आपके 3 ऑप्शन है, आर्गवन एवं निमकॉफ, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज। तो किसने बात की है, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज की पुस्तक का नाम क्या है, सोसाइटी। ये चीज़ भी ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि समुदाय की भावना यानी कि सेंस ऑफ कम्युनिटी क्या बताता है, समुदाय की भावना क्या बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 तो आपके बोले गए हैं कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया इनमें से अधिक और ऑप्शन नंबर 5 हो गया इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा दूंगी। तो यहाँ पे ये 3 में से हम लोग समझते हैं कि समुदाय की भावना का अर्थ क्या है। तो समुदाय की भावना, देखिए ये क्या बोलता है, एक समुदाय के भीतर अपनेपन की भावना, जुड़ाव का भावना और पहचान की भावना, उसको क्या बोला जाता है, समुदाय की भावना। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि जब, देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कथन से रिलेटेड है। मैंने बोला ना कि आप लोगों को जो सिलेबस में दिया जाएगा उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये कथन से रिलेटेड, क्या कथन बोल रहा है कि जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वो समिति है। जब किसी हम संगठित समूह का वो विचार करते हैं तो वो समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वो संस्था है। ये कथन किसका है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कथन से रिलेटेड है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। प्रतियोगिता के बारे में कि प्रतियोगिता क्या है, तो ये ऐसा उद्देश्य का प्राप्ति है, ठीक है, या तो वो प्रतियोगिता व्यक्तिक होगा या सामूहिक होगा और उसको जीत कोई एक ही हासिल कर सकता है। तो ये कथन किसका है, ये कथन आपका J.R. लेस्ली का, किनका कथन हो जाएगा, J.R. लेस्ली का कथन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फिर आप कैसे नहीं, आप एक्स्ट्रा मटेरियल को अपना तैयारी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं को मजबूत संबंध बनाए रहता है, उसको क्या बोला जाता है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस प्रकार का जो समुदाय है उसको क्या बोला है, तो लोक नगरीय सातत्य। क्या बोला है, लोक नगरीय सातत्य। उन्होंने इसके संदर्भ में बात किया है कि जो बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं को क्या करता है, मजबूत बनाए रखता है, मजबूत बनाए रखता है लोक नगरीय सातत्य में। ठीक है, और रेडफील्ड ने पारंपरिक ग्रामीण समाज से आधुनिक शहरी समाज तक के जो संक्रमण है इसके बारे में अपनी ये जो अवधारणा लोक नगरीय सातत्य इसमें प्रस्तुत की है। 53 पूछा जा रहा है कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार यानी एटोमिस्टिक फैमिली एंड डोमेस्टिक फैमिली, इसकी अवधारणा किसने दी थी, इसकी अवधारणा दी थी जिम्मरमैन ने। किसने दी थी, जिम्मरमैन ने। ठीक है, जिम्मरमैन ने अपनी बुक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, क्या, फैमिली एंड सिविलाइजेशन में उन्होंने 3 प्रकार के परिवार की प्रणाली बताई थी। कौन कौन सा, आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार और ट्रस्टी परिवार। ठीक है, आणविक परिवार जिसको कि आधुनिक परिवार बोला जाता है, गृहस्थ परिवार जिसे कि मध्यम या न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है,
और ट्रस्टी फैमिली जिसको कि पारंपरिक या फिर विस्तारित फैमिली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2007 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है आपको कि स्वैच्छिक समिति की अवधारणा किसने दी? स्वैच्छिक समिति यानी वॉलंटियर एसोसिएशन, क्या इसका मतलब क्या था? वॉलंटियर एसोसिएशन, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो स्वैच्छिक समिति, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्वैच्छिक समिति की अवधारणा है इसका अर्थ होता है कि एक समूह या संगठन जिसमें जो व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाध्यता के, अपने सामान्य हित की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उस समिति का सदस्य बनता है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे एनजीओ टाइप का हो गया। ठीक है, सामान्य हित की पूर्ति के लिए हम लोग जब जुड़ते हैं। और इसकी विशेषता क्या होगी? तो इसका स्वैच्छिक सदस्यता होगा, साझा हित या लक्ष्य, स्वायत्तता देखने को मिलेगी और गैर लाभकारी होता है, लोकतांत्रिक शासन इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को, जिसमें जो निःशक्त जन है उनको प्रोत्साहन देने के लिए विश्व दिव्यांग दिवस किया जाता है। और ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया है? आईडीपीडी के द्वारा। ठीक है, आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ विकलांगता दिवस आईडीपीडी इसका करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्तियों के साथ जो विकलांगता के अधिकार है और उनके कल्याण को बढ़ावा देना, उनकी स्थिति के बारे में जागरूक करना, ठीक है, समावेशित होना और सुलभ उनको जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 55 पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीकी पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट संस्कृति होता है? ये कथन किसका है? किसने बताया था? तो ये किनके द्वारा बताया गया है? ब्राउन महोदय के द्वारा। ठीक है, उन्होंने संस्कृति का प्रतीकी पक्ष और एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है उसके संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है? ठीक है, एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रिया, तो उसको क्या बोला जाता है? गहरी संस्कृति। उसको क्या बोला जाता है? गहरी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 पूछा जा रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताए हैं? सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर, वे 4 अंतर कौन कौन से हैं? तो सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है लेकिन संस्कृति नहीं। नेक्स्ट है, परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, मिकाइवर एवं पेज, आर्गवन एवं नेमकॉफ। तो सभ्यता और संस्कृति के 4 अंतर को किसने बात की है? आपका मिकाइवर एवं पेज ने। किसने? मिकाइवर एवं पेज ने इसके संदर्भ में बात की है। उनका मानना था, यहाँ पे जो ऊपर के आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड अब की बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है? देखिए, कथन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए जिसके लिए वो संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वो समाजीकरण का एजेंट होता है। ये किनके द्वारा बोला गया? तो जी.एच. फिक्टर के द्वारा। किनके द्वारा? जी.एच. फिक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में देखने को मिलेगा, ये तो ऑफिशियल बुकलेट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किससे संदर्भित है? सांस्कृतिक आधिपत्य, ठीक है, ये जो अवधारणा है इसका मतलब आप क्या समझते हैं? अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि सांस्कृतिक आधिपत्य का मतलब होता क्या है। तो देखिए, उसको बोला जाता है कल्चरल हेजीमोनी। क्या बोला जाता है? कल्चरल हेजीमोनी बोला जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? यह एक
संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर अपने प्रभुत्व, जहाँ प्रमुख संस्कृति की मान्यता और मूल्य आदर्श बन जाते हैं, उससे रिलेटेड है कि आपका सांस्कृतिक आधिपत्य, कल्चरल हेजेमनी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने, एंटोनियो ग्राम्स्की ने इसका सिद्धांत दिया है। ठीक है, एंटोनियो ग्राम्स्की ने इस सिद्धांत को दिया है, सांस्कृतिक आधिपत्य के सिद्धांत ना। वे कौन थे, इटली के मार्क्सवादी थे, 20वीं सदी के शुरुआत में उन्होंने अपने इस अवधारणा को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने संस्कृति को दो स्वरूपों में विभाजित किया है, सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में, प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो ये आपका कीवर्ड हो गया, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल मैनहीम जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, उन्होंने समाजशास्त्र के जो उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको, सोशल कंट्रोल का जो है उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, प्रौद्योगिकी विलंबना। प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी है, आपका मिकाइवर एवं पेज ने। किसने दी है, मिकाइवर एवं पेज ने दी है। और सांस्कृतिक विलंबना किसने दी है, तो आर्गबन निमकॉफ ने। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रौद्योगिकी, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, मिकाइवर एंड पेज है और आर्गबन निमकॉफ है, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्रौद्योगिकी विलंबना। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल लैग पूछ रहा है, कल्चरल लैग नहीं पूछ रहा है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, ठीक है, वो क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखिए, समय के साथ व्यक्ति व्यवहारों और अभिवृत्तियों का परिवर्तन, ये समाज का, तो समाज से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन को हम लोग पार कर लेते हैं। लोक नगरीय नैडंतर्य यानी फोक अर्बन कंटिनम, इसकी अवधारणा किसने दी है, तो इसकी अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, किसकी अवधारणा, तो लोक नगरीय नैडंतर्य, फोक अर्बन कंटिनम की अवधारणा दी है। रेडफील्ड ने इस अवधारणा को लोक समाज और नगरीय समाज के बीच जो अंतर है, उसकी जो निरंतरता है, उसको एक स्पेक्ट्रम के रूप में उन्होंने बताने का कोशिश किया है। और उन्होंने पूरी कोशिश की है, इसको समझाने का पूरा कोशिश किया है कि समाज कैसे पारंपरिक ग्रामीण सेटिंग्स के से जटिल शहरी जीवन से विकसित, और ये जो सभी सिद्धांत है उस पर कैसे काम करता है, कैसे उसके अंतर्गत निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है। ठीक है, नगरीकरण को एक बैलून की तरह मानकर किसने कहा है कि इसमें जो समाजशास्त्री हैं अपना अर्थ भरने के लिए करते हैं, तो टी.जी. मैगी। किसने कहा है, टी.जी. मैगी ने कहा है, टी.जी. मैगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, किसको संदर्भित करता है, तो ये क्या है, ये औपचारिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों एवं विनियमों की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 पूछा जा रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो ये 1993 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा लिए में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए पश्चिम वालों के लिए कल्पना भी संभव नहीं है। ये किनके द्वारा दिया गया है, तो रिचर्ड स्मिथ के द्वारा, किसके द्वारा, रिचर्ड स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल शॉक क्या है। ठीक है, कल्चर शॉक क्या है, तो कल्चर शॉक क्या है, यह एक नई संस्कृति का सामना करते समय जब भटकाव व बेचैनी का अनुभव होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कल्चरल शॉक बोला जाता है। मान लीजिए कि आपके परिवार में जो बुजुर्ग आदमी हैं, दादा दादी हैं, ठीक है, उनको शहर में लेकर जाइएगा और वो कभी देखे ही नहीं है कि महिलाएं जींस पहन रही हैं, छोटा छोटा वस्त्र पहन रही हैं, अगर जाकर वो देखेंगे तो उनको एक अलग प्रकार का उनको शौक लगेगा, ठीक है, वहाँ के संस्कृति से, तो उसको क्या बोला जाता है, कल्चरल शॉक बोला जाता है। लेकिन आप जो है तो देखते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें मतलब कुछ नहीं लगेगी, आप तो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो ये सभी चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, कथन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल गए। अब आप क्या देख रहे हैं, आप
क्वेश्चन बुक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वीपी मेनन हो जाएंगे, वीपी मेनन। ठीक है, इनकी इन द शैडो ऑफ द महात्मा, ये पुस्तक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह एक संस्कार है। ठीक है, ये किसने माना, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, के एम कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा दी है। कौन सा, प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजिमिलेशन। आत्मसात मतलब एजिमिलेशन, ये किसने दिया है, तो मिल्टन गार्डन ने दिया है। ये आपका कीवर्ड हो गया, इसको याद रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात। ठीक है, एजिमिलेशन, ये आपका मिल्टन गार्डन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है कि नातेदारी के संबंध में ये किसने कहा है कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है। ठीक है, इसको किसने इसके संदर्भ में बात की है, तो ये किनके द्वारा बात किया गया, रेमंड फर्थ के द्वारा, रेमंड फर्थ के द्वारा। फर्थ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, वी द टिकोपिया, जिसमें उन्होंने टिकोपिया समाज के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का गहन अध्ययन किया है। क्या है, वी द टिकोपिया, ये इनकी महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षण का उल्लेख किया है, आनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाह और सामाजिक अंतःक्रिया। इसका किसने इसके संदर्भ में बात की है, तो ऑपलर्ड मॉरिस ने। किसने बात की है, ऑपलर्ड मॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शहरी नवीनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शहरी नवीनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 75 कि किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता। ठीक है, यानी कि आपका कम्यूटेटिव इनइक्वालिटी और डिस्प्रेस इनइक्वालिटी की बात कौन करते हैं, लीच, राम आहूजा या एच गोल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम आहूजा ने कहा है, इसके संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया, वर्ग का 7 मानदंड कौन कौन सा हो जाएगा, 7 मानदंड हम देख लेते हैं कौन कौन सा है, संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार अथवा नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा और धर्म है। ये 7 मानदंडों का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है, तो आपके ऑप्शन है बर्गेल, किंग्सले डेविस और रॉबर्ट वीरस्टीड, तो ये कौन राइट हो जाएंगे, रॉबर्ट वीरस्टीड, रॉबर्ट वीरस्टीड इनके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक चयापचय, ये आपका कीवर्ड हो गया, यानी सोशल मेटाबॉलिज्म, ये अवधारणा क्या है, किसके संदर्भ में बात करता है, तो ये मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान के संदर्भ में बात करता है। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम, यानी कौन सा जो एक्ट है भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किया गया है, तो इसको बोला जाता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये कब बना था, 1985 में बना था, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3% का आरक्षण किया गया। पंचायती राज में कहाँ पे किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन में। ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण किया गया है। और पंचायती राज संस्थानों को जो 29 विषय हैं और योजनाएं हैं उसको बनाने के लिए लागू किया गया है, और ये संविधान की 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में माना जाता है, और नागालैंड का ये त्योहारों का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पूछ रहा है कि बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को
स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब किया गया है? तो यह 1993 में किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 1993 में किया गया है। और इसके तहत 18 से 35 वर्ग के आयु के जो शिक्षित युवा है उनको बैंक लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके। ये 1993 में बना था। नेक्स्ट है, कौन सा आदिवासी, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन छूटा है, एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975 में। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान करवाने वाली जो महिलाएं हैं, उनका स्वास्थ्य का देखभाल, पोषण करना, उनको शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, ये एकीकृत बाल जो विकास योजना उसके अंतर्गत है। नेक्स्ट ये, कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा को फॉलो करता है? घोटुल की परंपरा को कौन सा समुदाय फॉलो करता है? तो आपका इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे। मुड़िया जनजाति और गोंड जनजाति ये सब उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, घोटुल क्या होता है? एक युवा गृह किताब का होता है जहाँ पे उस जनजाति के लड़के और लड़कियाँ एक साथ सामुदायिक केंद्र में रहते हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक जिम्मेदारियाँ, जनरीतियाँ, रीति रिवाज, जीवन कौशल, ये सभी चीज़ें के बारे में सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक एन ओक्ले के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा, एन ओक्ले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने परिभाषित किया है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी है, ये एक सामाजिक प्रघटना है और साथ ही व्यक्तिक अनुभव भी है। किनके द्वारा बोला गया है? तो मेलिनोवस्की जी के द्वारा। किनके द्वारा? मेलिनोवस्की जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रविड़ रिश्तेदारी की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, जिसमें पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, द्रविड़ रिश्तेदारी, तो उसको क्या बोला जाएगा? वहाँ पे अथाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अथाई बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अथाई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक काम है? यह कथन किसका है? तो अरविंद जी का। किनका? अरविंद जी का। ये यूपीपीजी के सिलेबस में भी मेंशन है। नेक्स्ट है कि किसने सांप्रदायिकता के 6 आयाम का उल्लेख किया? वे 6 आयाम कौन कौन से हैं? तो आत्मसातकारी, कल्याणकारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी तथा पृथकतावादी। ये किनके द्वारा दिया गया? तो टीके उमान के द्वारा। किनके द्वारा? टीके उमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसने लिखी है? तो एमएन श्रीनिवासन। देखिए, तो आपको इतना जब क्वेश्चन देखें उससे आपको क्या नॉलेज हुआ कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा है, आपको महत्वपूर्ण कथन दे रहा है, आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है, आपको जो संविधान से पूछ रहा है, उसके बाद आपको जो डेट है कि हिंदू विवाह अधिनियम या फिर जो नशा का बंद करने का अधिनियम, ठीक है, ये सब कब बना है, किस वर्ष बना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका आने वाला एग्जाम किस पैटर्न पर आधारित होगा, कैसे क्वेश्चन होगा, और आपको संपूर्ण तैयारी जो इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।